हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद रंजू 2.0 में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं खान सर का पॉकेट जीके। ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। आज पेज नंबर 3 स्टार्ट है। अगर आप पिछले पेज को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर चेक करें। हम यहाँ पे भी जो है कि लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे दिया है, चीनी लेखक यात्री। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। फाहियान, फर्स्ट पॉइंट दिया है फाहियान का। फाहियान जो है यह गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का कार्यकाल जो है वो 375 से 415 ईस्वी तक है के दरबार में भारत आया था। कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो इनके दरबार में फाहियान आए थे। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। इसमें समुद्र मार्ग से यात्रा की। नेक्स्ट दिया है, चीनी यात्री में दूसरे नंबर पर आए थे फाहियान। 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। तो फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फाहियान जो है वो 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो फाहियान ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया था? तो 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। यहाँ इसका स्मारक बना हुआ है। उसका यात्रा विवरण सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति तथा चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच पारस्परिक व्यवहार को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा दिए, थर्ड नंबर पे है जो चीनी यात्री, वो है हुई ली। इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। चौथा जो है ये चीनी यात्री हैं मा त्वान लीन। ये हर्ष के पूर्वीय अभियान का विवरण है। 5वें नंबर पर है इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो 7वीं सदी के अंत में भारत आए थे। इन्होंने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। 6वें नंबर पर है सुंग यून। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की हैं। तो सुंग यून ने ये कितने वर्षों तक बौद्ध धर्म यात्रा की है? तो 3 वर्षों तक यात्रा की है। नेक्स्ट दिया है, सी वाला पॉइंट पे है अरबी लेखक। अब तक चीनी लेखक हम पढ़े रहे थे, अब इसके बाद दिया है अरबी लेखक के बारे में। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। अरबी लेखक में पहले नंबर पर है अलबरूनी का। अलबरूनी का जन्म जो है वो 1972 ईस्वी को रवीना अर्थात उज्बेकिस्तान में ये एक जगह है रवीना, वहाँ पे हुआ है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्हें सीरिया, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद अर्थात किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज, ये इसी का सारा नाम है। तहकीक ए हिंद को ही किताब उल हिंद
और भारत की खोज कहा गया है। में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। यह भारतीय भाषा संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ। अलबरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया। तो अलबरूनी जो है किसके द्वारा बंदी बनाया गया था? तो महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। नेक्स्ट सेकंड पर है सुलेमान। सुलेमान जो है वो 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। तो प्रश्न पूछ सकता है कि प्रतिहार शासकों तथा पाल शासकों के विषय में किसने लिखा है? तो सुलेमान ने लिखा है और ये एक अरबी लेखक हैं। थर्ड नंबर पर है अलमसूदी। अलमसूदी जो है वो 10वीं सदी में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत में आया था। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। तो अलमसूदी जो है वो किसके बारे में जानकारी देता है? तो राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का निवासी था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो अरबी भाषा में लिखा गया है, जिसे रेहला कहा जाता है। 1333 को स्थल मार्ग से सिंधु पहुँचे। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसे 1342 में दूत बनाकर चीन भेजा। इसने भारतीय डाक प्रणाली अर्थात उलूक पर विशेष प्रकाश डाला है। अन्य लेखक में पहले नंबर पे आए हैं तारानाथ का। तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पे है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट पे है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की। नेक्स्ट है शेख अली हाजिन ने 1740 के दशक में उत्तर भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी जोहरी जो बेप्टिस्ट तैवर्नियर ने 6 बार दक्षिण भारत की यात्रा की एवं भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेशर्ट नामक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उप महाद्वीपों की यात्रा की। फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आप सारी जानकारी पिछले वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पाषाण एवं ताम्र पाषाण काल। इसमें पहले दिया है परिचय। परिचय में दिया गया है अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। इतिहास को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो पहला जो है प्रागैतिहासिक काल है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित
साधन अर्थात साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। सेकंड है नेक्स्ट दिया है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के लेखक कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक अर्थात इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखक हेतु साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। नेक्स्ट दिया है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है, मानव सभ्य बन चुका है। इसके अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलता है, पर उसे समझा नहीं जा सकता अर्थात पढ़ा नहीं जा सकता। उसकी लिपि जो है वो बहुत कठिन होती है। उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल में जो है लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। यहाँ नोट में दिया है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व अर्थात ईसा से पहले बिफोर क्राइस्ट तथा बाद की तिथि को ई अर्थात ईस्वी अर्थात एडी यानी कि एनो डोमिनी लिखा जाता है। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो ईसा मसीह का मान लीजिए कि ये ईसा मसीह हैं और यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो इसके पहले अगर हम जाएंगे तो इस काल को जो है वो ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व कहा जाता है, इसी को ही बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को ईस्वी कहा जाता है। ईस्वी अर्थात एडी। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। नेक्स्ट है सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम अर्थात मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विकविद रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधित सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए समर्पित संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट है अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला है अति नूतन अर्थात प्लायोसीन एज, दूसरा है अद्यतन अर्थात होलोसीन। तो अति नूतन
अर्थात प्लायोसीन एज जो है वो 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 1000 वर्ष पूर्व आरंभ माना है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्वानों के मतानुसार इस काल का विकास अति नूतन काल में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव सभ्यता में के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। फर्स्ट है पूर्व पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 साल ईसा पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्रहालय है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, ये काल जो है वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आखेट व पालक नव। नेक्स्ट पॉइंट है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, यह 9,000 ईसा पूर्व विश्व व 7,000 ईसा पूर्व भारत से 25,000 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट है पूरा पाषाण। पहला पॉइंट है पूरा पाषाण काल। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिमयुग में हुआ। पूरा पाषाण काल में मानव निएंडरथल की जीविका का मुख्य आधार आखेट शिकार था और शिकारी ही इस काल में यदि मानव के मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट है इसका प्रमाण कुल्हाड़ी अर्थात हैंड एक्स, विदारड़ी अर्थात क्लीवर और गंडासा अर्थात खंडक का उपयोग किया जाता था, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भीमबेटका। भीमबेटका अब्दुल्लागंज एमपी की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष व गुफाओं के शैल चित्र मिले हैं। एमपी की नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से प्रथम मानव अवशेष के रूप में 7,000 ईसा पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जियों, कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते हैं। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव अर्थात होमो सैपियंस का प्रवेश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कुरनूल गुफा से राख के अवशेष प्राप्त हुए। आग का आविष्कार खोज पूरा पाषाण काल में हुआ। तो आग का आविष्कार कब हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में हुआ है। मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानता था।
नेक्स्ट पॉइंट है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई। इसी काल के लगभग 20 वर्ष पूर्व भाषा एवं स्वर तंत्र का विकास प्रारंभ हुआ।